बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक जो स्टेशोमेट्री से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं और वो है टॉपिक एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो एक्चुअल यील्ड से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपका बुक का ही होगा, और फिर उसी न्यूमेरिकल को वैल्यूज चेंज करके आप मोल से मोल, मोल से मैस, मोल से पार्टिकल और मोल से वॉल्यूम की कन्वर्जन कर सकते हैं, या वॉल्यूम से मैस, और वो जो 12 डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यील्ड को डिफाइन किया जाता है कि द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड असल में वो प्रोडक्ट है जो आपको एक केमिकल रिएक्शन से मिलता है। यील्ड कहते ही प्रोडक्ट को है, सिंपल पॉइंट ये। और केमिकल रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिले तो उसे भी हम यील्ड ही कहते हैं। इसी तरह 3 टाइप्स ऑफ यील्ड हमारे पास होते हैं: थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंट यील्ड। तो इनको ही अलग अलग हम डिफाइन करेंगे और इनमें डिफरेंसेस बताएंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड जो अभी तक आप केमिकल इक्वेशन से निकाल रहे होते थे और कैलकुलेट कर रहे होते थे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो वैल्यूज़ निकाली जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। जितनी कैलकुलेशंस हमें कोई एक वैल्यू दी होती थी और हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू कन्वर्जन्स लगा के जो आंसर निकालते थे प्रोडक्ट का, वो कहलाता था थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड के डिफरेंट नाम हो सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कैलकुलेटेड यील्ड, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे थे तो कैलकुलेटेड यील्ड भी है। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इतना ही प्रोडक्ट बनेगा जितना हम कन्वर्जन के थ्रू लाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे हमेशा आपकी परफॉर्मेंस कम ही होती है। तो बहुत सारे वजूहत होंगे जिसकी वजह से थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमारे पास कभी भी एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो सकता है केमिकल रिएक्शन से। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगा। उसकी क्या रीजंस हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको अभी पता हो कि थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी। और थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाला जाता है, ये कैलकुलेटेड यील्ड है और ये एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहलाता है। इसी तरह हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। हर अगर सपोज एक लैब में आप 3 डिफरेंट बंदे हैं और 3 डिफरेंट एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 डिफरेंट बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका जो यील्ड आएगा या जो प्रोडक्ट आएगा वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेडली कभी हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो और तीनों का रिजल्ट एक जैसा ही आ जाए, लेकिन हमेशा एक्चुअल यील्ड की वैल्यू कभी भी एक जैसी नहीं आएगी। तो जो आप एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडस्ट्री में या लैब में प्रोड्यूस करवाया जाता है रिएक्शन, उस यील्ड को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं, जो रियल लाइफ में प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ऑलवेज लेसर दैन थ्योरेटिकल यील्ड। वही वाली बात जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड के केस में कही थी। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड के से कम ही होगा। कभी कभी केस ऐसा आ जाता है कि आपका एक्चुअल यील्ड ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है थ्योरेटिकल यील्ड के। उस केसेस में आपने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट परफॉर्मेंस दिखाई होगी इंडस्ट्री में या लैब में, तो तभी आपका एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर आ सकता है। फिर हमारे पास परसेंट यील्ड है। तो परसेंट यील्ड जिस तरह आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं कि आपने जो रिएक्शन परफॉर्म किया एक लैब में और एक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपकी परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय आपकी एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपके पास परसेंट यील्ड आएगा। या जिस तरह आप लोग नंबर की परसेंटेज निकालते हैं तो उस वक्त आपके जो परफॉर्मेंस होती है और डिवाइड बाय टोटल नंबर, उसी को हम और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आता है आपका। तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास तीसरे टाइप की यील्ड हो गई। और एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम इसी से डिटरमिन करते हैं, परसेंट यील्ड से। क्योंकि अगर आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है, 90% है या 95% है, तो हम कहते हैं काफ़ी अच्छा एफिशिएंट रिएक्शन है। लेकिन अगर परसेंट की वैल्यू कम होती है तो एफिशिएंसी भी कम होगी उस रिएक्शन की। एक्सेप्शंस क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ एक्चुअल यील्ड ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है थ्योरेटिकल यील्ड के केमिकल एनालिसिस के दौरान।
तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर केमिकल एनालिसिस में, क्योंकि केमिकल एनालिसिस में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं जहां हमारा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर आ जाता है। और कुछ रिएक्शंस जो हम बात कर रहे थे कि सम रिएक्शंस पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। और ये किस वजह से होता है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्यों एक्चुअल यील्ड हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम ही आता है। तो रीज़न फॉर एक्चुअल यील्ड लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, सबसे पहले कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो साइड रिएक्शंस की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शंस को आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कहें कि मैंने ए से बी बनाना है और ए से सी ना बने, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है लैब्स में या इंडस्ट्री में। तो साइड प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, इसीलिए आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% आपको प्रोडक्ट नहीं देता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर है ही उन रिएक्शंस पे हम सपोजिशन करेंगे कि अगर रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं तो हम उनको सपोज करेंगे कि यार वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है, वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन रियल लाइफ में तो रिएक्शन कभी भी ना 100% प्रोडक्ट में जाता है और ना ही रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं। तो दूसरा रीज़न है कि हमारा एक्चुअल यील्ड क्यों लेसर होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसी तरह मैकेनिकल लॉसेस होते हैं बहुत सारे, आप लैब में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे कर रहे होते हैं जो परफॉर्मेंस के दौरान आपको क्या कर रहे होते हैं, आपका यील्ड या आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल यील्ड को कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होने नहीं देता। जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप कर रहे होते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है या सेपरेशन की टेक्निक होते हैं, इसी तरह वॉशिंग के दौरान क्रिस्टलाइजेशन, ये डिफरेंट मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें मैकेनिकल लॉस हो सकता है। यानी फिल्ट्रेशन में आपने जो फिल्टर पेपर यूज़ किया था उसी पे थोड़ा बहुत कंटेंट रह जाए, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पूरा 100% डिस्टिलेशन नहीं हुई, इसी तरह सेपरेशन की टेक्निक आपने कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं किया, या जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे वो सेपरेट अच्छा नहीं कर रहा था। वॉशिंग जो आप कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, हो सकता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड हो गई थी और हो सकता है उसी दौरान कोई रिएक्शन हो गया हो, साइड रिएक्शन हो गया हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं और भी मैकेनिकल प्रोसेस बहुत सारे हैं जिनकी वजह से आपको एक्चुअल यील्ड कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर नहीं मिलता, हमेशा कम ही मिल रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकली रिलेटेड, और ये एग्जांपल 1.9 से मैंने लिए। जिंक जहाँ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर, रिएक्शन वही है और न्यूमेरिकल भी वही है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है कि 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ जिंक मेटल के साथ। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ न्यूमेरिकल में याद रखना होगा, जब एक्सेस और लिमिटिंग जब आपके पास आएगा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज़रूर एक क्वांटिटी किस में दी होगी, एक्सेस में दी होगी, और एक क्वांटिटी की वैल्यू आपको बताई हुई होगी। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में और दूसरी की वैल्यू बताई हुई है। और जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट से कि एक रिएक्टेंट की वैल्यू एक्सेस में होगी और दूसरे की वैल्यू क्या होगी, आपके पास गिवन होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दिया होगा किसी का यील्ड, किसी भी प्रोडक्ट का, आपको जिंक सल्फेट का भी दे सकता था, कॉपर का भी दे सकता था। तो क्वेश्चन उसने कॉपर सल्फेट को रिलेट करके कॉपर के साथ किया हुआ है। तो यहाँ जो यील्ड दिया हुआ है वो 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर दिया हुआ है। ये यील्ड कौन सा है, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये यील्ड जो जहाँ भी आपको दिया होगा, अगर उसने कुछ भी नहीं कहा वाकई ये थ्योरेटिकल यील्ड है या ये एक्चुअल यील्ड है, तो इसका मतलब ये यील्ड हमेशा क्या होगा, आपको एक्चुअल यील्ड ही होगा। और अगर वो कह देता है सीधा तो फिर वो कहेगा कि ये एक्चुअल यील्ड है। ना गिवन हो तो तब भी आपने कंसिडर करना है कि एक्चुअल यील्ड है, और गिवन हो तो उसने खुद लिखा होगा कि ये एक्चुअल यील्ड है। कभी भी आपको थ्योरेटिकल यील्ड नहीं गिवन होता, आपको जो वैल्यू यहाँ रिएक्टेंट की दी हुई होती है उससे आप कन्वर्जन फैक्टर्स अप्लाई करके या फार्मूलाज अप्लाई करके कॉपर की वैल्यू फाइंड करते हो। और हमने कहा था कि जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कॉपर किसी प्रोडक्ट की यील्ड फाइंड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। तो जो वैल्यू मैस में या मोल में या वॉल्यूम में या पार्टिकल में आपको गिवन हो रिएक्टेंट की, उससे जो आप वैल्यू प्रोडक्ट की फाइंड करेंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी, और जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपको क्या कहलाएगी, वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। तो हमें एक्चुअल यील्ड पता है, हमें रिएक्टेंट के मैस पता है, तो मैस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले मोल में, जो बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री की।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैस ऑफ कॉपर सल्फेट आपको पता है 1.274 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन था। आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम को मोल्स में, लेकिन ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, पहले आपको मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट पता होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट का मैस कॉपर का 63.5, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 हैं तो 64, तो टोटल मॉलिक्यूलर मैस आपके पास आता है 159.5 ग्राम। और बच्चे मुझे यहाँ कहेंगे कि आपने मॉलिक्यूलर मैस यूज़ किया, तो मैं सॉरी करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में अब आ गया, गलत हो गया हूँ यहाँ, तो आप लोगों ने इसको खुद ठीक कर लेना है। ये मॉलिक्यूलर मैस नहीं होगा, ये क्या होगा, फार्मूला मैस होगा। इससे पहले कि आप लोग मुझे बताएं कि ये गलती हुई है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ हमने लिखने में गलती कर दी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कॉपर सल्फेट है, चूँकि आयनिक कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूलर मैस नहीं होगा, ये आपके पास क्या होगा, फार्मूला मैस होगा। और इवन बुक में भी शायद ये गलत लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन बुक से ही डायरेक्टली लिखी, तो अगर ये बुक में भी मॉलिक्यूलर मैस लिखा हुआ है तो वहाँ भी गलती की हुई है। ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो ये फार्मूला मैस कहलाएगा। तो फार्मूला मैस आपके पास आ गया। अब आपने मोल फाइंड करने हैं, तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मैस डिवाइड बाय फार्मूला मैस या गिवन डिवाइड बाय मोलर मैस। तो आपका गिवन मैस आपके पास है 1.274 ग्राम डिवाइड बाय फार्मूला मैस 159.5 ग्राम, तो आपके पास आता है 7.982 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल्स। तो आपके पास मोल्स आ चुके हैं किसके, कॉपर सल्फेट के। तो हम स्टिशोमेट्री अप्लाई करते हैं इनको इस पे कि आपके पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर दे रहा है, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट आपको इस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कॉपर ही दे रहा है। तो जो मोल्स आपके पास कॉपर आए थे कि 7.98 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो आपको उतने ही मोल ऑफ कॉपर सल्फेट देगा, क्योंकि 1 मोल दे रहा है तो 7.98 मल्टीप्लाई 10⁻³ भी आपको 7.98 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर ही देगा। 1 मोल कॉपर, अब हमारे पास उसका मैस कितना होता है 63.5 ग्राम, क्योंकि हमें मैस ऑफ कॉपर फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था। तो आपको 7.98 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर कितना देंगे मैस, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसके एटॉमिक मैस के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा। ये जो आंसर आपके पास आएगा 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर, ये आपके पास क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड। और मैंने कहा था कि जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कॉपर का मैस मिलेगा वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्चुअल यील्ड होगा। तो एक्चुअल यील्ड भी आपके पास आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गया, तो लास्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आपके पास, और आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। जो आंसर है कि 0.7392 ग्राम ऑफ 77.3% आपके पास परसेंटेज यील्ड आएगी। तो ये न्यूमेरिकल था एक्चुअली और थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड। ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, आपको या मैस गिवन होता है, या आपको वॉल्यूम गिवन होता है, या आपको पार्टिकल गिवन होते हैं, या मोल गिवन होते हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को, इसी न्यूमेरिकल को मैस को वो मोल में चेंज कर दीजिए, इसी मैस को आप वॉल्यूम में, पार्टिकल में चेंज कर दीजिए, और आंसर भी आप पार्टिकल से रिलेटेड ला सकते हैं, या वॉल्यूम से ना रिलेट कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको ये गैसेस नहीं है, और इन जो सॉलिड्स में होते हैं उनको फिर हम वॉल्यूम में डील नहीं करते। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चूँकि MCQs एटलीस्ट सॉल्व करूँगा क्वेश्चन के पेपर के, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट से रिलेटेड हैं वो मैं आपको शाम तक बताऊँगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल मैंने एक्चुअली और थ्योरेटिकल यील्ड से और भी सॉल्व करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने MCQs सॉल्व नहीं किए हुए और वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन जो उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ख़ुद हैं कि आपको अगर ये चैप्टर, ये जो पॉइंट्स अभी तक मैंने इन वीडियोस में बताए हैं समझ आए हैं, तो फिर तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए इन वीडियोज़ में। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।